विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के खास कार्यक्रम साइटेक में और आपके साथ मैं हूं शहनाज रजा। आज के एपिसोड में बात करेंगे अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान की और जानेंगे क्या है एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का विज्ञान। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। समुद्री तूफान तो आप में से हर किसी ने देखा या सुना होगा, लेकिन आज हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं वो अंतरिक्ष का तूफान है। पहली बार खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में तूफान जैसी घटना का पता लगाया है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है अंतरिक्ष में तूफान की ये खगोलीय घटना। वैज्ञानिकों ने पहली बार स्पेस हरिकेन यानी अंतरिक्ष में तूफान का पता लगाया है। यह शक्तिशाली तूफान 1000 किलोमीटर तक फैला था। वास्तव में यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्लाज्मा का तूफान था, जिसे वैज्ञानिकों ने स्पेस हरिकेन का नाम दिया। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 20 अगस्त 2014 को घटित यह तूफान पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के ऊपर कई सौ मील तक घूमता रहा। यह अंतरिक्षीय तूफान बेतरतीब रूप से उलझी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और तेजी से उड़ते सौर हवाओं से बना होता है। यह तूफान नंगी आंखों के लिए अदृश्य था, लेकिन उत्तर ध्रुव से गुजरने वाले 4 मौसम उपग्रहों ने एक ऐसी रचना का पता लगाया जो किसी जमीनी तूफान से अलग नहीं था। शोध पत्र के मुताबिक तूफान एक कीप की तरह था, जिसके केंद्र में एक खामोश आंख थी। इस आंख के चारों तरफ घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहे प्लाज्मा की सर्पीली भुजाएं थीं। प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल सहित पूरे सौर मंडल में मौजूद है। धरती के तूफान में जहां पानी की बारिश होती है, वहीं इस अंतरिक्ष के तूफान में धरती के ऊपरी वायुमंडल में इलेक्ट्रॉन्स की बारिश देखी गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे धरती के तूफान विशाल ऊर्जा को समेटे होते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष के तूफान सौर हवा की ऊर्जा और आवेशित कणों के पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में बड़ी मात्रा में तेजी से भेजे जाने के कारण पैदा होते होंगे। इस तूफान के 3D मॉडल का उपयोग कर शोधकर्ताओं ने परिकल्पना विकसित की कि सौर हवाओं के उत्तरी ध्रुव के ऊपर के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जटिल पारस्परिक क्रिया के परिणाम स्वरूप यह तूफान बनता है। सौर हवाएं सूर्य द्वारा समय समय पर छोड़े गए प्लाज्मा की तेज आंधी है। हालांकि यह पहला अंतरिक्षीय तूफान है जिसका पता चला है, लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी भी चुंबकीय आवरण और वायुमंडल में प्लाज्मा वाले ग्रह पर इस तरह का मौसम एक सामान्य घटना हो सकती है। ब्रह्मांड में सभी ग्रहों के वायुमंडल में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इसलिए वैज्ञानिक मान रहे हैं कि स्पेस हरिकेन एक बड़े पैमाने पर होने वाली घटना होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के अंतरिक्षीय तूफान से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष के वर्तमान मौसम को प्रभावित कर सकता है, जैसे सैटेलाइट्स पर खिंचाव बढ़ा सकता है या जीपीएस और रेडियो संचार को बाधित कर सकता है। हमारे शरीर पर कोई चोट लग जाए तो हम उसे आसानी से अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर कोई चोट या बीमारी हो जाए तो उसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आमतौर पर एमआरआई नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह काम कैसे करता है? नहीं तो चलिए आज एमआरआई के भौतिक विज्ञान और इसकी तकनीक को समझते हैं। एमआरआई एक स्कैनिंग तकनीक होती है जो मानव शरीर को विस्तृत रूप से चित्रित करती है। शरीर को स्कैन करने के लिए एमआरआई शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है।
ताकि शरीर के उन अंगों की छवि बनाई जा सके जो कि एक्सरे, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड द्वारा संभव नहीं हो पाता। ये डॉक्टर्स को जोड़ों के अंदर कार्टिलेज, लिगमेंट्स, मांसपेशियां और पेशियों की जांच में मदद करती है। एमआरआई द्वारा खासतौर पर खिलाड़ियों में होने वाली अलग अलग चोटों की पहचान आसान हो पाती है। Very important technique, and it got the technology development total got 5 Nobel Prize in the world. This is the only field where it got 5 Nobel Prize till date, because many physicists developed, any MRI person and physical chemistry also developed, now another radiology developed. So this is a combination of 5 Nobel Prize. Now what we get from MRI, without surgery, without opening your any parts of the body, we know which part has what are the structural change, tissue changes. So this MRI is being routinely used. Lakhs and lakhs of MRI is done every day. मानव शरीर ज्यादातर पानी से बना होता है। पानी के अणु में मौजूद हाइड्रोजन न्यूक्लियाई यानी कि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में संरेखित हो जाते हैं। एक एमआरआई स्कैनर काफी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये करीब 0.2 से 3 टेस्ला तक होता है। इसे हम सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये फ्रिज के चुंबक से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन के स्पिन को संरेखित करता है। स्कैनर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट भी उत्पन्न करता है जो कि अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रोटॉन इस चुंबकीय क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने स्पिन यानी घूर्णन को पलट देता है। जब चुंबकीय क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है तब प्रोटॉन धीरे धीरे अपने सामान्य घूर्णन पर लौट आता है। इस प्रक्रिया को प्रिसिशन कहते हैं। ये प्रक्रिया एक रेडियो सिग्नल उत्पन्न करती है जो कि स्कैनर के रिसीवर द्वारा मापी जाती है और एक इमेज यानी कि छवि में बदल देती है। हमारे शरीर के अलग अलग ऊतकों में मौजूद प्रोटॉन अपनी सामान्य घूर्णन पर अलग अलग दरों पर लौटते हैं। इसलिए स्कैनर अलग अलग ऊतकों के बीच भ्रमित हो सकता है। स्कैनर में मौजूद सेटिंग को एडजस्ट कर इस गड़बड़ी से बचा जा सकता है। एमआरआई के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डिफ्यूजन एमआरआई और फंक्शनल एमआरआई का उपयोग किया जाता है। डिफ्यूजन एमआरआई ये मापता है कि कैसे पानी के अणु शरीर के ऊतकों के माध्यम से फैलते हैं। कुछ रोगों जैसे कि स्ट्रोक और ट्यूमर में ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है, इसलिए इनकी पहचान करने के लिए डिफ्यूजन एमआरआई का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का उपयोग दिमाग की कार्यात्मक गतिविधि को जानने के लिए भी किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई या एफएमआरआई दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रक्त के प्रवाह को मापने में मदद करता है। ये दिमाग की संरचना के परीक्षण और उसके अलग अलग हिस्सों द्वारा किए जा रहे संवेदनशील कार्यों की पहचान के लिए भी किया जाता है। फंक्शनल एमआरआई न्यूरोसाइंस के लिए बेहद उपयोगी होता है और इसके द्वारा ही अल्जाइमर की पहचान की जाती है। एक्सरे और सिटी स्कैन की तरह एमआरआई आयनित विकिरण का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्भावस्था में भ्रूण की जांच के लिए तेजी से बढ़ा। इसका भ्रूण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया में सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण मानक हैं। सपोज somebody, मान लो किसको एक्सीडेंट हो गया, he is only 25 year old, then when you go for surgery, then it has to be told to the doctor that I need some rods to be implemented if required, that has to be MRI compatible. If it is not MRI compatible, then this will be having serious problem. After that, throughout their life they cannot do MRI at all. So these are the problems. Suppose somebody a dental fixture, that has to be MRI compatible. So these message has to go through everywhere. एमआरआई के दौरान मरीज को एक मूवेबल टेबल पर सुलाया जाता है। शरीर को स्कैन करने के लिए उसे डोनट आकार की एक मशीन के अंदर धीरे धीरे भेजा जाता है। एमआरआई की प्रक्रिया पूरी तरह से पीड़ा रहित होती है। हालांकि स्कैन के दौरान गड़गड़ाहट या टैपिंग का शोर होता है, इसलिए इस दौरान मरीज को गाना सुनने के लिए हेडफोन दिया जाता है या फिर इन्हें ईयर प्लग्स दिए जाते हैं। कुछ लोगों को नसों के अंदर एक तरल पदार्थ दिया जाता है जो कि लिक्विड डाई होता है।
ये डाई विशेष समस्या को उजागर करता है। बच्चे या फिर ऐसे लोग जिन्हें बंद जगह पर घबराहट जैसी समस्याएं होती हैं, उन्हें कुछ खास मेडिकेशन दिया जाता है ताकि वे आराम से रहें और स्कैनिंग के दौरान सही तस्वीर मिल सके, क्योंकि हिलने डुलने से स्कैनिंग की तस्वीर खराब हो सकती है। स्कैन में 30 से 60 मिनट का समय लगता है। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट MRI इमेजेस को देखकर डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजता है। उम्मीद है साइटेक का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।